Welcome, learners, to the fourth lecture of the ongoing series on environment and ecology. So, let's begin. तो आज हम पढ़ने वाले हैं इकोसिस्टम के बारे में। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेना, नहीं तो सब आपका उड़ जाएगा। इकोसिस्टम जो टर्म है ये दी थी एजे टेंसले ने, जो कि एक इंग्लिश बॉटनिस्ट थे। अब इसकी डेफिनेशन उन्होंने कुछ इस तरह दी थी कि ये बोला गया था इसको कि ये फंक्शनल इंडिपेंडेंट सेल्फ सस्टेनेबल डायनेमिक यूनिट ऑफ इंटरेक्शंस है बिटवीन एंड विद इन द स्पीशीज। अभी फ़िलहाल इसको थोड़ा ब्रेक करके पढ़ते हैं हम। सबसे पहले इन्होंने कहा कि ये फंक्शनल है, यानी इकोसिस्टम एक फंक्शनल यूनिट है। इसका मतलब ये है कि ये काफ़ी सारे फंक्शंस कैरी आउट करता है जो हम पढ़ने वाले हैं आगे। और ये इंडिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल आप एक फॉरेस्ट के बारे में सोचिए कि आपको जाके वो रेगुलेट नहीं करना पड़ रहा है, वो खुद ब खुद एग्जिस्ट कर रहा है और सस्टेनेबल है। मतलब एज इट इज़ वो वैसा ही रह रहा है, उसमें कुछ कमी पेशी नहीं हो रही है। डायनामिक यूनिट ऑफ इंटरेक्शंस, यहाँ पे डायनामिक लफ्ज़ है। डायनामिक हो गया वो सब कुछ जो स्टैटिक नहीं है, मतलब रुका हुआ नहीं है, जो होता जा रहा है, विच इज़ गोइंग ऑन। यूनिट ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्शन किसके बीच? जो वहाँ पे स्पीशीज़ होंगी। एक तो फॉर एग्जांपल वहाँ पे टाइगर है, टाइगर की स्पीशीज़ है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे प्लांट्स की स्पीशीज़ है, वेजिटेशन है डिफरेंट टाइप्स की, कैट्स हैं वगैरह वगैरह। उनके बीच में जो हर एक स्पीशी एक दूसरे स्पीशी के साथ इंटरेक्ट कर रही, और जो आपस में वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। और एक आ गया कि स्पीशीज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, और जो उनके आसपास एबायोटिक फैक्टर्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब यही कुछ लिखा हुआ है इधर, आप ध्यान से सुनिए। इट इज़ फंक्शनल इंडिपेंडेंट सेल्फ सस्टेनेबल डायनामिक यूनिट ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन एंड विद इन द स्पीशीज एंड ऑफ द स्पीशीज रिस्पॉन्डिंग टू सराउंडिंग एबायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इतना क्लियर है? आगे चलते हैं। यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी हुई है कि इकोसिस्टम एक कॉम्प्लेक्स यूनिट है। मतलब दैट इज इसका जो रिस्पॉन्स है आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई फॉरेस्ट है, आपने वहाँ पे कोई भी एलियन स्पीशीज इंट्रोड्यूस की, फॉर एग्जांपल कोई वेजिटेशन जो बाहर से आपने लाई और वहाँ पे ग्रो करने लग गए, या कोई एलियन स्पीशीज ऑफ एनिमल आपने डाल दी वहाँ पे, तो वो जो रिस्पॉन्स जैसा उसका आएगा पूरे इकोसिस्टम का, वो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। इसको समझाने के लिए इन्होंने एग्जांपल दिए कि ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, जो आजकल काफ़ी हाई स्केल पे हो रही है बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन, ये लिखा हुआ है कि एग्जांपल ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग मैनी स्पीशीज आर रिस्पॉन्डिंग इन देयर ओन वे विच कॉजेज डिफ़िकल्टीज इन स्टडिंग दैम। आगे चल के हमने पढ़ना है कि जो ग्लोबल वार्मिंग के या क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स हैं वो कोरल्स पे काफ़ी पड़ते हैं, और वो एक हिसाब से एक्सटिंक्ट होने की वर्ज पे है। आगे हमने वो डिटेल में पढ़ना है। अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि इकोसिस्टम ये फंक्शनल इंडिपेंडेंट वगैरह वगैरह है ना। तो इकोसिस्टम एज अ यूनिट परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस, मैंने कहा था आपको हमने पढ़ने हैं। और ये जो ये फंक्शंस परफॉर्म करता है, ये चार कैटेगरीज में हमने आगे क्लासिफाई किए हुए हैं। पहला आता है प्रोविजनिंग सर्विसेज। प्रोविजनिंग सर्विसेज फॉर एग्जांपल जैसे हर महीने का प्रोविज़न हम जो है वो स्टोर वगैरह से लेते हैं, जो गवर्नमेंट स्टोर्स हैं, जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया रन करती है। तो वहाँ से हम अपना प्रोविज़न लाते हैं, जैसे राइस ले आए, चावल ले आए वगैरह वगैरह। वैसे ही यहाँ पे ये प्रोविजनिंग सर्विसेज हमें देती हैं। जैसे फूड आपको मिलता है इकोसिस्टम से, जैसे क्रॉप्स मिल गए, फ्रूट्स मिल गए, इवन मेडिसिनल प्लांट्स भी मिल गए आपको, लाइव स्टॉक मिल गया आपको। लाइव स्टॉक आ गया फॉर एग्जांपल जैसे कैटल है, आपको आपको डेयरी प्रोडक्ट्स और मिल्क भी प्रोवाइड करती है, जो आप उसे लेना चाहो। वही लिखा हुआ है इधर, प्रोविजनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इकोसिस्टम
आगे एग्जांपल्स बता दी मैंने। और फ्रेश वाटर मिलता है हमें ऑब्वियसली, फ्यूल वुड मिलता है हमें, और रॉ मटेरियल्स मिलते हैं। फ्यूल वुड आपको पता ही है कि अभी विंटर्स का टाइम ही चल रहा है, तो आप अलग अलग जगहों पे स्ट्रीट्स पे देखोगे काफ़ी लोग वो लकड़ी जला के अपना टेम्परेचर हाई करने की कोशिश करते हैं। फिर रॉ मटेरियल्स भी आपको मिलती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको टिम्बर मिलता है फर्नीचर वगैरह के लिए, बड़ा कुछ मिलता है वैसे ही। अगली सर्विस है रेगुलेटिंग सर्विसेज। अब ये रेगुलेटिंग सर्विसेज का मतलब होता है फॉर एग्जांपल ये वो सर्विसेज हैं जो रेगुलेट, जिनके द्वारा रेगुलेट होता है इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स बाय बीज। आपको पता है कि जो बीज होती हैं ये पॉलिनेशन करती हैं। फॉर एग्जांपल वो जाती हैं, बीज आगे पीछे घूम रही होती हैं, और उनका मेन जो एम होता है वो नेक्टर कलेक्ट करना होता है। और इस दौरान वो मेल प्लांट्स के स्टेमन्स भी कंज्यूम करती हैं, और वहाँ से सीड्स उनके साथ स्टक हो जाते हैं। फिर जब फीमेल प्लांट्स के कार्पल्स के पास वो जाते हैं और वो सीड्स वहाँ पे गिर जाती हैं उनकी, इस हिसाब से पॉलिनेशन कैरी आउट हो रही होती है। और एक बात, आपने वेटलैंड्स के बारे में सुना होगा। पॉलिनेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब है वाटर प्योरिफिकेशन बाय वेटलैंड्स। अब सवाल उठता है वेटलैंड्स होते क्या है। फॉर एग्जांपल कोई रिवर होती है, जब उसमें फ्लड आ जाता है तो जो फ्लड का एक्सेस वाटर है वो उसके आसपास चला जाता है, और जहाँ पे वो ज़्यादा जमा हो जाता है, फॉर एग्जांपल ये कोई लैंड होता है। वेटलैंड का मतलब अगर आप देखो वेट आ गया पानी की वजह से ओवरलोडेड, और लैंड आ गया ज़मीन। तो वो ज़मीन जहाँ पे वाटर की डेप्थ 6 मीटर से ज़्यादा हो, 6 मीटर मिनिमम है, 6 मीटर से ज़्यादा हो, उसको बोलते हैं वेटलैंड। वेटलैंड हमें काफ़ी सारी सर्विसेज देता है। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लड्स ये वाटर को मिटिगेट करता है और हमें बफर जोन प्रोवाइड करता है। और इसमें आप देखोगे कि काफ़ी माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, यहाँ पे फिशेस भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, एक तरह से इकोसिस्टम बनने लगता है। यही लिखा हुआ है इधर वाटर प्योरिफिकेशन। और हाँ, ये जो पानी इसमें होता है फिर ये काफ़ी लेयर्स तक अंदर चला जाता है, और जो ग्राउंड वाटर की फॉर्म में ही जाता है, तो जाते जाते ये काफ़ी प्योरीफाई भी हो रहा होता है। वो इधर चीज़ लिखी हुई है वाटर प्योरिफिकेशन बाय वेटलैंड्स। इसी तरह अगली चीज़ आती है फ्लड कंट्रोल्ड बाय मैंग्रूव्स। मैंग्रूव्स वो वेजिटेशन है जो आपको इंडिया के कोस्टल प्लेन्स पे देखने को मिलती है, खासकर जहाँ पे कोस्ट बने हुए होते हैं। तो इनका ये काम होता है कि जैसे ही कभी कभार क्या होता है, जैसे आपको सुनामी का कंसेप्ट होगा कि उसका जो फॉर एग्जांपल जो अर्थक्वेक का एपिसेंटर होता है, और उसके बाद जो वेव्स निकलने लगती हैं वाटर बॉडीज़ में, जो काफ़ी हाई टाइड्स की होती हैं, लेकिन जो ये मैंग्रोव्स प्लांटेशंस होती हैं ये उसको ज़्यादा हाई, उसका एम्पलीट्यूड जो होता है उसकी इंटेंसिटी काफ़ी कम कर देती है, और कोस्ट या जो आगे वाली जो लैंड होते हैं जो कोस्ट को सराउंड करती उस उधर ज़्यादा नुकसानात नहीं होने देती हैं। तो ये आ गया फ्लड कंट्रोल बाय मैंग्रोव्स। ठीक है। अब आगे आता है कि ये क्लाइमेट रेगुलेशन में भी मदद करती हैं, वो तो हमें पता ही है कि जैसे हम वाटर साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। अभी आप दिल्ली देख रहे हो, दिल्ली एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, ये दिल्ली एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। वहाँ पे इन्होंने क्या किया, वेजिटेशन सारी ख़त्म कर दी। अब उस वजह से क्या हो रहा है, वाटर का साइकिल पूरा हो नहीं पा रहा है, और उस वजह से वहाँ पे स्मॉग एज इट इज़ रहता है, और विंटर्स में दिल्ली एक गैस चैम्बर बन जाती है। और ये बात है कि दिल्ली हमारी नेशनल कैपिटल है, और हमारी कंट्री इसको मिटिगेट, वहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसी को मिटिगेट नहीं कर पाई। इट इज़ ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन। चले आगे बढ़ते हैं। अब अब हम पढ़ लेते हैं एक बार इधर लिखा हुआ क्या है एक बार फिर से, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। रेगुलेटिंग सर्विसेज मैंने बताया आपको, बेनिफिट फ्रॉम द रेगुलेटिंग, बेनिफिट फ्रॉम द रेगुलेशन ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेसेस। एग्जांपल पॉलिनेशन बता चुका हूँ मैं, ऑफ क्रॉप्स बाय बीज। वाटर प्योरिफिकेशन बाय वेटलैंड्स, ये भी बता चुका हूँ। फ्लड कंट्रोल बाय मैंग्रोव्स, ये भी बताया मैंने आपको। क्लाइमेट रेगुलेशन बाय फॉरेस्ट, वो तो ऑब्वियस है। अब इसमें ये एक और चीज़ आती है, आपको पता होगा
कि ये जो क्लाइमेट चेंज है ये हुआ क्यों। ये हुआ असल में इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो आता है ग्रीन हाउस गैसेस और उसके फंक्शंस। जो हमारा क्लाइमेट है, अर्थ एटमॉस्फेयर है अर्थ के इर्द गिर्द, ये असल में जो सन की कुछ रेज होती हैं उनके लिए तो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन एक किस्म की जो उसमें से फिर रेडिएशंस निकलती हैं हमारी अर्थ से, उसके लिए ट्रांसपेरेंट नहीं है। जो सन से रेज आती हैं वो आती हैं जो सन से रेज आती हैं वो शॉर्ट रेडिएशन होती हैं, उनके लिए हमारा एटमॉस्फेयर एक हिसाब से ट्रांसपेरेंट होता है, वो आसानी से उनको घुसने देता है। लेकिन जो टेरेस्ट फॉर एग्जांपल अगर ये अर्थ है फॉर एग्जांपल अगर ये अर्थ है तो ये सन आ गया आपका। इसमें से जो रेज निकलती हैं वो आती हैं शॉर्ट रेज। इसमें से जो रेज निकलती हैं वो निकलती हैं शॉर्ट रेज। फॉर एग्जांपल ये अगर हमारा अर्थ है और ये सन है, जो सन से रेज निकलती हैं वो होती हैं शॉर्ट रेडिएशन, और ये जो इसके इर्द गिर्द है एटमॉस्फेयर, इसके लिए ये ट्रांसपेरेंट होता है और इसको घुसने देता है। लेकिन जब ये वापस निकलती है, ये सब आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ मैं। जब ये रिफ्लेक्ट बैक होंगी, इसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं, यहाँ से अर्थ से वापस जा रही हैं, तो जो कुछ गैसेस होती हैं ना, फॉर एग्जांपल आपकी कार्बन है, ये इसको ट्रैप कर लेती हैं रेडिएशंस को, और जो आसपास का टेम्परेचर है हमारा एटमॉस्फेयर का वो बढ़ने लगता है। यही होता है ग्लोबल वार्मिंग। अब जो हमारे इकोसिस्टम में फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट हैं, वो कार्बन स्टोरेज करते हैं, और कार्बन स्टोरेज का दूसरा नाम आता है कार्बन सीक्विस्ट्रेशन। ये एक थोड़ा टेक्निकल टर्म है, मीनिंग इसका यही है कि ये स्टोर करते हैं फॉरेस्ट हमारे कार्बन को, या दूसरी गैसेस जिनमें मीथेन वगैरह आती हैं। तो ये इन गैसेस को उतना एटमॉस्फेयर में रहने नहीं देती। अगर तो हम ये बोला जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को अगर रिवर्स करना हो तो हमें एफॉरेस्टेशन करना चाहिए। एफॉरेस्टेशन आगे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। ठीक है लर्नर्स, आगे बढ़ते हैं। अगली जो सर्विस है वो आती है कल्चरल सर्विस। ये आपको एज इट इज समझ नहीं आएगा, इसके लिए आपको थोड़ा ट्राइबल्स के बारे में जानना पड़ेगा। जो ट्राइबल्स होते हैं जहाँ पे वो रहते हैं, उन विलेजेस को वो काफ़ी सेक्रेड मानते हैं, और जो ट्रीज हैं उनको भी सेक्रेड मानते हैं। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस वैल्यूज़ ये ट्राइबल्स में काफ़ी देखने को मिलती है। अब जो इकोसिस्टम है हमें इको टूरिज्म भी प्रोवाइड करता है, एक अपॉर्चुनिटी अपना इकोनॉमिक बेनिफिट ह्यूमन काइंड्स के लिए। लेकिन अगर वो तभी होगा जब हम उसको रेगुलेट करेंगे और उसका गलत फ़ायदा ना उठाएं इन द फॉर्म ऑफ डिफॉरेस्टेशन, अ, और इसका कि हम उससे रिसोर्सेज निकालते जाएं और उसको बर्बाद करके रख दें। इको टूरिज्म भी है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि कल्चरल सर्विसेज प्रोवाइड नॉन मटेरियल बेनिफिट्स, एग्जांपल इको टूरिज्म, स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस वैल्यूज। अब अगला आता है सपोर्टिंग सर्विसेज। ये अंडरलाइंग प्रोसेसेस हैं जो अलाउ करती हैं सर्विसेज टू फंक्शन। फॉर एग्जांपल जो सॉइल बनने का प्रोसेस है, पीडोजेनेसिस जिसको हम बोलते हैं, टेक्निकल टर्म्स में पीडोजेनेसिस, ये जब ज़मीन बनेगी तभी हम सब कुछ कर पाएंगे, तभी उस पे घास लग पाएगी, फिर फूड चेन चल पाएगी, फिर फूड वेब्स चल पाएंगे, फिर बाकी स्पीशीज सर्वाइव कर पाएंगे, फिर ट्रीज निकलेंगे, फिर फ्रूट्स निकलेंगे, फिर उनको खाएंगे एनिमल्स वगैरह, और ये सब चलता रहेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ज़मीन बने, पीडोजेनेसिस हो। और जब एनिमल डेथ हो जाती है, मतलब नेचुरल डेथ्स हो जाती है एनिमल्स की, प्लांटेशन डिके हो जाती है, वो सब उसी ज़मीन में जाता है, और वहाँ पे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बायोजियोकल केमिकल साइकिल्स चलते हैं और न्यूट्रिएंट साइकिलिंग होती रहती है। अब आता है इसमें प्राइमरी प्रोडक्शन, यानी प्लांट्स को बोला जाता है प्राइमरी
प्लांट्स को बोला जाता है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, और ये क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं सनलाइट को इनटू एनर्जी और हमारा इकोसिस्टम को सपोर्ट करते हैं। ठीक है लर्नर्स, अभी हम पढ़ चुके हैं कि जो फंक्शंस हैं इकोसिस्टम के, वो हम चार कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक प्रोविजनिंग सर्विसेज आ गए, फंक्शंस नहीं सर्विसेज, ये मैं यहाँ पे लिखा हुआ है जो हम पढ़ चुके हैं। इकोसिस्टम प्रोवाइड्स वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, हम सर्विसेज की बात कर रहे थे, और ये सर्विसेज को हमने चार कैटेगरीज में क्लासिफाई किया था। एक प्रोविजनल सर्विसेज, प्रोविजनिंग सर्विसेज, एक रेगुलेटिंग सर्विसेज, एक कल्चरल सर्विसेज और एक सपोर्टिंग सर्विसेज। ये सब हम देख चुके हैं। अब हम अगले अपने टॉपिक पे आते हैं जो कि है डिफरेंस बिटवीन ओपन सिस्टम एंड क्लोज्ड इकोसिस्टम। ओके लर्नर्स, अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे डिफरेंस है बिटवीन ओपन इकोसिस्टम एंड क्लोज्ड इकोसिस्टम। अब ओपन ओपन इकोसिस्टम क्या हुआ कि जब कोई इकोसिस्टम एक्सचेंज करता है एनर्जी एज वेल एज मैटर, ओके, सराउंडिंग एरिया के साथ, उसको ओपन सिस्टम बोलते हैं। क्लोज सिस्टम क्या होता है? क्लोज सिस्टम ये आ गया कि आप याद रखो, एनर्जी तो वो शेयर कर सकता है लेकिन मैटर नहीं करेगा वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ या सराउंडिंग स्पेसिस के साथ। अब पढ़ते हैं ओपन सिस्टम के बारे, ओपन इकोसिस्टम के बारे में। देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर, मैं बता चुका हूँ आपको, एक्सचेंज होता है एनर्जी का और मैटर का। लाइक आपका वाटर एक्सचेंज हो सकता है, गैसेस एक्सचेंज हो सकते हैं, या फिर न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज होते हैं। न्यूट्रिएंट्स आगे फॉर एग्जांपल सल्फर, फास्फोरस, ये आपको उधर एग्जाम्पल है इसकी ओपन इकोसिस्टम की, फॉरेस्ट, ओशियन। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट से जब रेन होती है तो वो सराउंडिंग एरियाज पे भी पड़ती है। ओशंस में टाइड्स आती हैं तो उसका इम्पैक्ट सराउंडिंग एरियाज पे भी होता है, और उस हिसाब से कुछ मछलियाँ उस टाइड्स के साथ कोस्ट्स पे आ जाती हैं वगैरह वगैरह। तो आप समझ चुके हैं ओपन इकोसिस्टम आ गया जहाँ पे एक्सचेंज होता है एनर्जी का भी और मटेरियल मैटर का भी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, क्लोज्ड इकोसिस्टम। अब क्लोज्ड इकोसिस्टम की बेस्ट एग्जांपल आपको मिलती है सील्ड टेरेरियम। ये आपके लिए नया होगा तो मैं थोड़ा इसको डिटेल में आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आप एक ग्लास का बल्ब जैसा होता है, आपको इमेजेस मिल जाएंगी नेट पे। यहाँ पे ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज मैं आपको इमेजेस नहीं दिखा पा रहा हूँ। एक बल्ब जैसा ग्लास होता है, वहाँ पे आप एक प्लांट, पहले सॉइल डालते हो, उसमें प्लांट्स उगाते हो। इसमें क्या होता है, जो मैटर और एनर्जी होती है वो बाहर नहीं निकलती है। थोड़ी सी एनर्जी हो सकता है कि ग्लास की सरफेस के साथ, बल्ब के साथ लग जाए, लेकिन एज इट इज़ एनर्जी और मैटर का उतना ट्रांसफ़र नहीं होता है, ना एक्सचेंज होता है। ये लिखा हुआ है, देयर मे बी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बट नो एक्सचेंज ऑफ मैटर ऑफ गैसेस। एग्जाम्पल सील्ड टेरेरियम। अब इन्होंने आर्टिफिशियल बनाई हुई हैं लैब्स भी, जैसे यूएसए में मिल जाएंगी आपको या यूरोप में मिल जाएंगी। यूएसए में मिलने वाली आ गई आपकी बायोस्फेयर 2 लैब ऑफ यूएसए, और एक कौन सी जगह है यूएसए में, एरिजोना में। इसी तरह रशिया में आपको मिल जाएगी बायोस 3 ऑफ रशिया। अब इस हिसाब से मेलिसा आती है यूरोपियन स्पेस एजेंसी की, ये एक हिसाब से लैब रख लो आप। अब मेलिसा का मतलब क्या है? मेलिसा का मतलब है, फुल फॉर्म, माइक्रो इकोलॉजिकल लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम ऑल्टरनेटिव्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर ये वाला पॉइंट आपके एमसीक्यूज के रिलेटेड। ये जो एग्जांपल्स हैं आपको एज इट इज़ याद रखनी पड़ेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल बायोस्फीयर 2 लैब ऑफ यूएसए इन एरिजोना, बायोस 3 ऑफ रशिया, मेलिसा ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ओके लर्नर्स, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखा है कि जो क्लोज्ड इकोसिस्टम होता है, जैसे मैं एग्जांपल दे चुका हूँ आपको सील्ड टेरेरियम के ऊपर, एटलीस्ट वन ऑटोट्रॉफ मस्ट बी प्रेजेंट
फॉर एग्जाम्पल जब प्राइमरी प्रोड्यूसर होगा ही नहीं तो सब कुछ कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको प्लांट्स चाहिए ही, फिर ही कोई इकोसिस्टम वहाँ उसमें डेवलप हो सकता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज हैबिटेट, आपको सिंपल टर्म्स में या एक सादी डेफिनेशन याद रखनी है। इट मींस एड्रेस ऑफ ए स्पीशीज। हैबिटेट का मतलब क्या, ये एड्रेस होता है एक स्पीशीज की। फॉर एग्जाम्पल अब अगर और डिटेल में थोड़ा देखें, ये सेट है एनवायरमेंटल कंडीशंस का, कि एनवायरमेंट की कंडीशंस कैसी हैं जहां पे, जिसके अंदर एक स्पीशीज रहती है। अब यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है, वन इकोलॉजिकल हैबिटेट मे बी शेयर्ड बाय टू और मोर स्पीशीज। अब ये नहीं है कि अगर कोई एक इकोलॉजिकल हैबिटेट है तो उसमें एक ही स्पीशीज रहेगी, नहीं, वहां पे दो भी रह सकती हैं। वहां पे फॉर एग्जांपल आपका डियर भी रह सकता है, जिराफ भी रह सकता है, टाइगर भी रह सकता है, लॉयन भी रह सकता है। अब ये कॉमन सेंस की बात है कि एक इकोसिस्टम में मल्टीपल हैबिटेट्स होंगे, ये कॉमन सेंस की बात है। अब ये एग्जाम ओरिएंटेड आपको काफी इंपॉर्टेंट है ये। बायोटोप एंड इकोलॉजिकल हैबिटेट, इकोलॉजिकल हैबिटेट आर इंटरचेंजेबली यूज्ड। ये जो टर्म्स हैं, इकोलॉजिकल हैबिटेट को आप बायोटोप भी बोल सकते हो, बायोटोप को आप इकोलॉजिकल हैबिटेट भी बोल सकते हो। ओके लर्नर्स, आगे अब आते हैं अगला टॉपिक। अभी तक हमने जो पढ़ा वो हमने ये पढ़ा, इकोलॉजिकल हायरार्की। इकोलॉजिकल हायरार्की, इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा ऑर्गेनिज्म सबसे पहले, फिर हमने पढ़ी पॉपुलेशन, फिर हमने पढ़ी कम्युनिटी, फिर हमने पढ़ा इकोसिस्टम, अभी जस्ट इकोसिस्टम अभी पढ़ा, और इसी तरह से फिर हमने आगे पढ़ा, इसी तरह से हमने आगे पढ़ा इकोसिस्टम के बाद बायोम, मतलब पढ़ने वाले हैं बायोम, और फिर आता है आपका बायोस्फीयर। ये भी आज के लेक्चर में ही इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। ओके, अब है बायोम क्या होता है। अभी इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं और इसको फिर ब्रेक डाउन करते हैं। Biome is a large global area having particular type of flora and fauna or particular type of community found anywhere in the world adapted to particular type of environmental conditions characterized by dominant vegetation types। इसको आराम से पढ़ते हैं हम एक एक करके, वरना काफ़ी ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए। ये एक, फॉर एग्जाम्पल अगर ये इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ये अगर हमारा अर्थ है, ये आ गया आपका इक्वेटर। आप ये ज्योग्राफी के लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल्स में पढ़ेंगे, रजू सर पढ़ाएंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे पढ़ेंगे जो वेजिटेशन मिलती है इक्वेटर के पास और इसके आसपास भी, 23.5 पे नॉर्थ पे, 23.5 साउथ पे, इस एरिया में जो वेजिटेशंस या फॉर एग्जांपल इकोसिस्टम या बायोम्स आपको मिलेंगे, उसके रिलेटेड भी आप पढ़ेंगे डिटेल में आगे। अब यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की बात करते हैं। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो आपके ग्रासलैंड्स हैं ये अडेप्ट हो चुके हैं, जहाँ पे वहाँ पे जो प्रिवेलिंग कंडीशंस है एनवायरनमेंट की। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि इक्वेटर पे और अप टू 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ आपको वर्टिकल सन रेज देखने को मिलती हैं, और यहाँ पे काफ़ी हाई टेम्परेचर रहता है, और यहाँ पे रेनफॉल भी आपको हाईएस्ट देखने को मिलती है व्हेन कंपेयर टू होल टोपोग्राफी ऑफ अर्थ। इतना क्लियर है। यहीं पे ये लिखा हुआ है कि बायोम आ गया लार्ज ग्लोबल एरिया, ये अर्थ के एरिया में की बात हो रही है, स्मॉल स्केल पे नहीं हो रही है। हैविंग पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्लोरा, मैं बता चुका हूँ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, और उन्हीं को, उसी फ्लोरा को कंज्यूम करने वाले फौना, और ऑब्वियसली अब आप इकोलॉजिकल हायरार्की इसमें यूज करोगे, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, एटसेट्रा।
वही लिखा हुआ है, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। लार्ज ग्लोबल एरिया हैविंग पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फौना और पर्टिकुलर टाइप ऑफ कम्युनिटी फाउंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। जैसे मैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के बता चुका हूँ आपको। अडेप्टेड टू पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस, वही बताया मैंने, वर्टिकल सनरेज है वहाँ पे, रेनफॉल मैक्सिमम है और ह्यूमिड टेम्परेचर रहता है वहाँ पे, एटसेट्रा एटसेट्रा। कैरेक्टराइज्ड बाय डोमिनेंट वेजिटेशन टाइप, फॉर एग्जांपल ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में ग्रासलैंड्स ही डोमिनेंट है, और क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आते हैं हम, पढ़ते हैं बायोम्स के बारे में। अभी तक उसकी डेफिनेशन पढ़ी है। अभी दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं टेरेस्ट्रियल बायोम और एक होता है एक्वेटिक बायोम। अब पहले टेरेस्ट्रियल बायोम वो आ गया जहाँ पे लैंड की हम बात करते हैं, लैंड के ऊपर जो बायोम्स आपको मिलते हैं, जैसे फॉरेस्ट आ गया आपका, ग्रासलैंड, ग्रासलैंड की एग्जांपल्स आ गई, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड्स, इसकी एग्जांपल मैं दे चुका हूँ आपको। फिर इसमें आते हैं डेजर्ट्स आपके, हॉट डेजर्ट आ गए जैसे राजस्थान का थार डेजर्ट आ गया, कोल्ड डेजर्ट आ गया जैसे लद्दाख का कोल्ड डेजर्ट आ गया आपका, टुंड्रा आ गए, अल्पाइन और आर्कटिक। इसी तरह से अब दूसरी टाइप है इसकी एक्वेटिक बायोम। एक्वेटिक बायोम में या तो फ्रेश वाटर होगा या तो मैरीन वाटर होगा। जो सी और ओशंस का होता है उसको मैरीन वाटर बोलते हैं, सॉल्टी होता है ये, नॉट फिट फॉर कंजम्पशन बाय ह्यूमन बींग्स होता है। फ्रेश वाटर में आपका दो किस्म और आ गए, लैंटिक और लोटिक। लैंटिक आ गया स्टैटिक वाटर, रुका हुआ वाटर, जैसे फॉर एग्जांपल लेक आ गई। लोटिक आ गया मूविंग, जैसे फॉर एग्जांपल रिवर्स वगैरह आ गई। सो ठीक है लर्नर्स, ये यहीं पे हम लेक्चर नंबर 4 अपना एंड करते हैं। आगे आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर 5 में। याद रखिएगा, सब्र इज इक्वल टू सक्सेस। जितना आप पेशेंट रहेंगे, पेशेंटली पढ़ेंगे, पेशेंटली रिवाइज करेंगे, उतना आपको ज़्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। इंशाल्लाह हम इसको, सीरीज़ को ऐसे ही आगे लेके जाएंगे, स्लोली, स्टेडिली, ताकि आपको क्वालिटी कंटेंट मिले। हमें जल्दी किसी चीज़ की नहीं है। ओके, टेक केयर, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय।